गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज द डिमांड एनालिसिस। ठीक है, डिमांड एंड डिमांड एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब क्या होता है? तो इकोनॉमिक्स में जो डिमांड का मतलब होता है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। डिमांड रिफर्स टू द डिजायर टू बाय अ कमोडिटी। ठीक है, डिमांड रिफर्स टू अ डिजायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेसिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। यहां पे जो कंपोनेंट्स निकल के आ रहे हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहला ये है कि डिजायर टू बाय, किसी भी चीज को खरीदने की आपके मन में इच्छा होनी चाहिए। सेकेंड, बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, आपके पास उस चीज को खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए। पैसा होने के साथ साथ उस पैसे को आपके अंदर खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए। तो आपकी जो डिजायर होती है वो डिमांड में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो सिंपली डिमांड का मतलब जो इकोनॉमिक्स में होता है वो ये होता है कि आपके अंदर एक डिजायर होती है किसी चीज को प्राप्त करने की। उसके बाद जो दूसरी चीज होती है वो ये होती है कि आपके पास उस चीज को खरीदने के लिए सफिशिएंट पैसा होना चाहिए, मनी होनी चाहिए, दैट इज परचेजिंग पावर। थर्ड इज, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपको उस पैसे को खर्च करने का भी मन होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है, आप किसी चीज को खरीदना भी चाहते हैं, मतलब इच्छा है आपके पास वो चीज होनी चाहिए, बट यू आर नॉट रेडी टू स्पेंड मनी, तो आपकी जो डिजायर है वो वांट में कन्वर्ट नहीं होगी, डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगी। दैट विल रिमेन सिंपली वांट और डिजायर। ठीक है, या फिर यह है कि आप पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, आप किसी चीज को एक्वायर करने के लिए भी सोच रहे हैं, बट यू हैव नो मनी इन पॉकेट। तो सिंपल सी चीज है कि जब आपके पास पॉकेट में पैसा नहीं है तो आप उसको खरीद नहीं सकते। ठीक है, तो दैट इज नॉट डिमांड। तो इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब सिर्फ डिजायर या विश से नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे कुछ और चीजें होती हैं, दैट इज द परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड दैट मनी। Okay, another definition we can write it. Demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy. यहां पे भी वही चीज है कि डिमांड एक क्वांटिटी होती है किसी कमोडिटी की जिसको कि कोई कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार है, विलिंग एंड एबल टू बाय, मतलब वो खरीदने के बारे में सोच रहा है और उसकी एबिलिटी भी है कि वो उसको खरीद सकता है, मीन्स उसके पास परचेजिंग पावर है एट ईच पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पर जो बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक गिवन प्राइस के ऊपर या डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर कंज्यूमर, कितने लोग कितनी कितनी क्वांटिटी डिफरेंट प्राइसेस पर खरीदने के लिए सोच रहे हैं, उनके पास परचेजिंग पावर भी है और साथ में वो उस पैसे को खर्च करने के लिए तैयार भी है। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब हुआ कि आपकी जो डिमांड होती है इकोनॉमिक्स में, उसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पर जो डिमांड हो सकती है, क्वांटिटी जो आप खरीद सकते हैं। बीइंग अ कंज्यूमर, उसके लिए आपके पास ना सिर्फ आपके अंदर विश है बल्कि आपके पास उसको खरीदने के लिए परचेजिंग पावर भी है और उस पैसे को आप खर्च करने के लिए तैयार भी हैं। यहां पर जो रिलेशन होता है वो एक पर्टिकुलर प्राइस और टाइम से भी रिलेशन है। बिकॉज ऑफ प्राइस इज इंपॉर्टेंट फॉर द परचेज, क्योंकि किसी प्राइस पर कोई खरीद सकता है और कोई उसको नहीं खरीद सकता है या ना खरीदना चाहता है। मतलब ये कि जब प्राइस कम होती है तो मे बी कि ज्यादा लोग खरीदें, प्राइस ज्यादा होगी तो मे बी कि कम लोग उसको खरीदें। इन एडिशन टू दैट, टाइम बदलने के साथ साथ भी सेम प्राइस पर डिमांड कम या ज्यादा हो सकती है। तो डिमांड का रिलेशन ऑलवेज प्राइस और साथ में पीरियड ऑफ टाइम से भी होता है। ठीक है, तो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ डिमांड अंडर इकोनॉमिक्स। देयर इज क्वांटिटी डिमांडेड। अगली चीज है क्वांटिटी डिमांडेड। इसका जो रिलेशन है वो स्पेसिफिक क्वांटिटी से है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए कोई कंज्यूमर तैयार है। ही इज विलिंग टू बाय एनी क्वांटिटी, दैट मच क्वांटिटी, दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी एट ए पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम, वो कहलाएगी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड। तो इट रिफर्स टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द
कमोडिटी। एक पर्टिकुलर प्राइस पर कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है या कितनी क्वांटिटी खरीदी जा रही है, वो कहलाएगी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहां पर जो अपन बात करें कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर जो कंज्यूमर होते हैं वो क्वांटिटी की डिमांड करते हैं, लेकिन प्राइस में अगर वेरिएशन आता है तो उसके हिसाब से जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, तो जब अपन डिमांड की बात करते हैं सिंपली, तो वहां पर आता है डिफरेंट प्राइसेस पर एक डिफरेंट टाइम पीरियड में कितने लोग कितनी कितनी क्वांटिटी किस प्राइस पर खरीदने के लिए रेडी हैं, दे आर विलिंग टू बाय। और जब हम बात करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड की, तो वहां पर एक स्पेसिफिक प्राइस आ जाती है कि एक स्पेसिफिक प्राइस पर कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। जो डेफिनेशन थी उसी के अकॉर्डिंग यहां पे मैं निकाल के आपको बता रहा हूं एलिमेंट्स ऑफ डिमांड की कौन कौन सी चीजें हैं जो डिमांड के लिए जरूरी होती हैं। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट विल डिटरमाइन कि कितनी क्वांटिटी, क्वांटिटी के साथ में आता है परचेजिंग पावर कि जो खरीदने वाले हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके पास उस चीज को खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। उसके बाद आती है विलिंगनेस टू बाय। ये भी जरूरी है कि अनटिल अनलेस यू आर रेडी टू स्पेंड दैट मनी विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिमांड। तो डिमांड के लिए विलिंगनेस टू बाय या उस पर खर्च करने के लिए आप रेडी हैं, ये चीज भी जरूरी होती है। उसके बाद प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ऑब्वियसली इट डिटरमाइन द क्वांटिटी टू बी डिमांडेड। ठीक है, क्योंकि प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वेरिएट होती है। और उसके बाद आता है पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर जब बात चल रही है क्वांटिटी डिमांडेड की, तो यहां पे पीरियड ऑफ टाइम इज ऑल्सो स्पेसिफिक, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डिमांड अलग होती है और वो टाइम अगर निकल जाता है तो डिमांड भी बदल जाती है। जैसे रेनी सीजन में अम्ब्रेलाज की डिमांड होती है, रेनकोट की डिमांड होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्राइस पर वहां पे डिमांड निकलती है, लेकिन जैसे ही सीजन ऑफ होता है तो वहां पर सेम प्राइस पर भी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहां पर डिमांड का रिलेशन स्पेसिफिक प्राइस से होता है, पहली चीज। दूसरा एक टाइम पीरियड से होता है। तीसरा यहां पर जो चीज है वो ये है कि कंज्यूमर के अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए उसको खरीदने के लिए, उसके पास परचेजिंग पावर होना चाहिए उसको खरीदने के लिए, और साथ में उसके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि उस पैसे को वो खरीदने के लिए खर्च करे। मतलब पैसा होने के बाद भी जस्ट लाइक ए कंजूस आदमी जिसके पास पैसा बहुत होता है, ठीक है, और उसकी इच्छाएं भी बहुत होती हैं कि वो बहुत सारी चीजें उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, एवरीथिंग ही विश, लेकिन वो कंजूस है, वो पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता है। तो सिंपल सी चीज है कि वहां पर डिमांड जनरेट नहीं हो सकती है। ऑल्दो कि उसके पास परचेजिंग पावर है, विलिंगनेस टू परचेज है, लेकिन वो खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ये कि सिर्फ उसकी डिजायर है, विश है, एंड दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिमांड अनटिल अनलेस ही इज रेडी टू स्पेंड, रेडी टू बाय दैट थिंग। मतलब पॉकेट से पैसा निकालने के लिए अगर वो तैयार नहीं है तो डिमांड जनरेट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये है डिमांड की चीजें। अब मैं आता हूं अगली चीज, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड, ठीक है, वो कहलाती है इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट में ढेरों कंज्यूमर होते हैं, तो हम यहां पर जब बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड की, जस्ट लाइक मी, तो एक पर्टिकुलर प्राइस पर मैं किस पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी परचेज करने के लिए तैयार हूं, ठीक है, मेरे पास उसको खरीदने के लिए पैसा भी है एंड आई एम रेडी टू स्पेंड दैट मनी, तो वो कहलाएगी इंडिविजुअल डिमांड। अब बिकॉज ऑफ मार्केट में देयर आर सो मेनी कंज्यूमर्स, तो यहां पर इंडिविजुअल जो कंज्यूमर्स होते हैं, अगर उनकी डिमांड को हम सम अप कर दें, टोटल कर दें, तो दैट विल बिकम मार्केट डिमांड। क्लियर? जैसे ए, बी, सी, तीन अलग अलग कंज्यूमर हैं। 5 रुपए की प्राइस पर एक कंज्यूमर ए जो है वो 4 यूनिट खरीदने के लिए तैयार है, कंज्यूमर जो बी है वो उसकी 6 यूनिट खरीदने के लिए तैयार है, और कंज्यूमर जो सी है वो उसकी 10 यूनिट खरीदने के लिए तैयार है एट द सेम प्राइस। बिकॉज ऑफ, क्योंकि हर एक को उसकी जो इंपॉर्टेंस होती है कमोडिटी की, साथ में उनकी जो इनकम होती है, उसको देखते हुए हर कोई अलग अलग क्वांटिटी खरीदता है। ठीक है,
बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्वांटिटी को डिटरमाइन करती है कि कितनी क्वांटिटी कौन सेम प्राइस पर खरीदेगा। ऐसा नहीं है कि सेम प्राइस पर सारे लोग सेम क्वांटिटी खरीदेंगे, ठीक है। जैसे एक पुअर आदमी है तो वो कम क्वांटिटी खरीदेगा, जो रिच आदमी है वो उससे ज्यादा क्वांटिटी खरीदेगा। तो सिंपल सी चीज है कि इन इंडिविजुअल जो कंज्यूमर हैं ए, बी एंड सी, अगर हम इन तीनों की टोटल डिमांड क्वांटिटी को मर्ज कर दें, एडअप कर लें, तो ये बन जाएगी हमारी मार्केट डिमांड। ओके, इज दिस क्लियर? और अब मैं आ रहा हूं डिमांड शेड्यूल की तरफ, ठीक है। व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? तो डिमांड शेड्यूल इज नथिंग, इट इज सिंपली टेबुलर फॉर्म ऑफ द डिमांड। जो डिमांड होती है अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी डिमांड की जा सकती है, ठीक है। जस्ट लाइक कि मैं हूं, अगर 10 रुपए की प्राइस होती है तो मैं कम क्वांटिटी खरीदता हूं, अगर प्राइस कम हो जाती है तो आई विल गो फॉर मोर क्वांटिटी। इस तरीके से प्राइस की अलग अलग दे रखी है रेंज, और वहां पे क्वांटिटी साथ में मेंशन की हुई है। तो ये टेबुलर फॉर्म हम बना देते हैं, इट इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। तो अगेन डिमांड शेड्यूल में भी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड में हम बात करेंगे सिर्फ एक सिंगल कंज्यूमर की, कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर वो कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज करने के लिए रेडी है, क्या ही इज विलिंग टू बाय, तो वो कहलाएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब बात करें हम कि ए प्राइस है, एक कॉलम है जिसमें प्राइसेस दे रखी हैं। अब ए की क्वांटिटी डिमांडेड अलग होगी, बी की अलग होगी, सी की अलग होगी। तो तीनों कंज्यूमर्स को अगर हम साइड बाय साइड रखते, उनकी क्वांटिटी को उसके सामने लिखेंगे और उसका टोटल कर देंगे, तो इट विल बिकम मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। उसके बाद अगली चीज आती है, वो होता है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व जो है वो है जो डिमांड शेड्यूल है उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। मतलब ये कि जो डेटाज आपने कलेक्ट किए हैं, इफ वी पुट देम ऑन ग्राफ पेपर पर जब आप उसको पुट कर देते हैं तो बन जाता है आपका मार्केट डिमांड या फिर इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अब आपको यहां पर एक सिंपल सा इस चीज को बता रहा हूं, ठीक है। ठीक है। यहां पर मैंने डिफरेंट प्राइसेस लिखी हुई हैं, ये आपको बनाया डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल में सबसे पहला कॉलम मैंने रखा है प्राइस ऑफ कम्युनिटी एक्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड डाली है बाय डिफरेंट कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे कंज्यूमर है हमारे पास ए, बी एंड सी, ये इनका टोटल है, राइट। यहाँ पे प्राइसेस हैं 10,
8, 6 एंड 4। अब ये यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड दे रखी है। सपोज करें मैं इतने हिस्से को हटा देता हूं, ठीक है, सिर्फ मैं इतने का कैलकुलेशन कर रहा हूं। इट विल बी कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यहाँ पर ए जो कंज्यूमर है वो 10 रुपए पर सिर्फ 2 ही यूनिट अफोर्ड कर रहा है या खरीद रहा है, क्योंकि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज महंगी है। लेकिन जब प्राइस कम होती है तो ही विल डिमांड फॉर मोर क्वांटिटी। प्राइस और कम होती है तो वो और डिमांड बढ़ाएगा, और प्राइस और कम होती है तो उसने डिमांड को और बढ़ा दिया है। इस तरीके से जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी ही कैन अफोर्ड मोर एंड मोर यूनिट्स, राइट। अब हम देखते हैं कि अगर हम सिर्फ बी को लेते हैं तो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ऑफ बी हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को हटा देते हैं, सी को लेते हैं, तो इंडिविजुअल डिमांड ऑफ सी हो जाएगी। तो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का कंसेप्ट आपको समझ में आया कि जब हम सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर की बात करते हैं तो दैट इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड, और जब हम इसको टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं तो ये बन जाता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब यहां पर अगर हम मार्केट के जितने कंज्यूमर्स हैं, फिलहाल यहां पे हमारे पास 3 हैं, तो तीनों कंज्यूमर्स को हम एक ही टेबल में अरेंज कर लेते हैं और इस तरीके से बना देते हैं। कंज्यूमर आ गए हमारे यहाँ पे, प्राइस कॉमन है। अब अलग अलग कंज्यूमर की सेम प्राइस पर डिमांड क्या होती है, अलग अलग होती है। वी कैन से कि ये जो ए है वो लिटिल बिट थोड़ा पुअर है और जो सी है वो रिच है। तो देयरफॉर 10 रुपए पर वो 4 यूनिट की डिमांड कर रहा है, जबकि सेम प्राइस पर ए जो कर रहा है वो 2 ही यूनिट की डिमांड कर रहा है, क्योंकि वो उससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, प्राइस जैसे कम हुई तो हर एक की डिमांड क्या होती गई, बढ़ती गई। जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है एंड यू विल सी कि डिमांड बढ़ती जा रही है। ओके, अब हम इन तीनों का टोटल कर देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एट दिस प्राइस मार्केट में जो टोटल डिमांड होगी वो 9 यूनिट्स की होगी। मतलब सारे कंज्यूमर मिला के टोटल यूनिट जो परचेज करेंगे वो कितनी होगी, 9। इफ द प्राइस विल कम डाउन देन टोटल डिमांड विल बिकम 16। अगेन इफ द प्राइस इज रिड्यूस्ड टोटल डिमांड विल बिकम 24 एंड देन 32। ये क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, ये तो मैंने जस्ट रैंडमली अपनी इच्छा से कोई भी क्वांटिटी यहां पे डाल दी है। बट ये समझ में आना चाहिए कि इंडिविजुअल डिमांड क्या है और मार्केट डिमांड क्या है। तो इंडिविजुअल डिमांड मीन्स एक इंडिविजुअल पर्सन की जो डिमांड है अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी, उसको टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। जब ऐसे इंडिविजुअल बहुत सारे कंज्यूमर्स को हमने एक ही टेबल में सम अप किया तो वो बन जाएगा हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, ये समझ में आया आपको। अब आप देखते हैं कि अगर आप इसको ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे, जब सिर्फ एक ही क्वांटिटी और प्राइस को आप ग्राफ पर प्रेजेंट करेंगे तो ये कहलाएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, और जब आप इस टोटल क्वांटिटी को इसके साथ में अरेंज करेंगे ग्राफ पे तो वो कहलाएगा आपका मार्केट डिमांड कर्व। ओके, तो मैं यहां पे कर्व आपको बना के दिखाता हूं किस तरीके से बनता है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां पर हम लेते हैं क्वांटिटी और यहां पर हम दिखाते हैं प्राइस। ओके, कंसेप्ट होता है कि प्राइस, यहां पे ये प्राइस अपने आप में हाईएस्ट लेवल पर है और यहां प्राइस लोएस्ट लेवल पे मीन 0 है। यहां पे क्वांटिटी 0 है, इस तरफ क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, इस तरफ प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, तो जो डिमांड लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे प्राइस नीचे की तरफ आएगी डिमांड इस तरफ शिफ्ट होती जाएगी, और जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी तो ये कर्व इस तरफ शिफ्ट होता जाएगा। यहां पर हम इसको बना रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड देन 6। यहां पे हमने रखा 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 14। ओके, तो यहां पर अगर हम ऐसे इसको मैच करते हैं तो वो होता है, ये तो 0 0 है दोनों चीजें। अब अपन यहां पे आते हैं, जब प्राइस हमारी 14 होगी, 14 को छोड़ दें 12 होगी, तो ये ग्राफ हमारा यहां पर मैच करेगा। फिर 10 पर आएंगे तो हम यहां आ जाएंगे, ये
यहाँ पे प्राइस कम होती जा रही है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये यहाँ पे मैच करेगा, फिर प्राइस और कम होगी तो ये और बढ़ जाएगा, फिर प्राइस और कम होगी ये और बढ़ जाएगा, फिर ये प्राइस और कम होगी और ये और बढ़ जाएगा, है ना। और सोचे आप कि अगर कोई फ्री में बांटने लगे तो डिमांड की क्या पोजीशन होगी, धक्का मुक्की होगी, लूटामारी होगी, मारखजोट होगी, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ जाएंगे बिकॉज ऑफ, क्योंकि चीज फ्री में मिल रही है। लेकिन जैसे ही प्राइस चार्ज करना शुरू होगी तो धीरे धीरे कुछ लोग क्या होते जाएंगे, कब होते जाएंगे। आपने देखा होगा भंडारे में फ्री में खाना मिलता है तो वहां पर इतनी भीड़ टूटती है कि सारा खाना खत्म हो जाता है और बहुत सारे लोगों को भूखे ही जाना पड़ता है। लेकिन अगर वही भंडारे में आपसे पैसा चार्ज करने लगेंगे तो बहुत कम लोग वहां पर जाएंगे। तो यहां पर भी वही चीज है कि जैसे जैसे प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती जाएंगी तो डिमांड कम होती जाएगी, और अगर प्राइसेस कम होती जाएंगी तो डिमांड बढ़ती जाएगी। दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो अभी ये मैंने आपको दिखाया, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। इसी तरीके से मार्केट डिमांड कर्व, जब आप टोटल डिमांड सारे कंज्यूमर की ले लेते हैं तो ये डिमांड जो कर्व है वो थोड़ा फ्लैटर हो जाता है। फ्लैटर मतलब इसका जो ग्राफ है वो कंपैरेटिवली फ्लैट बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्टीपर बनेगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इंडिविजुअल की डिमांड सेम प्राइस पर कम होगी और अगर हम मार्केट को लेते हैं तो सेम प्राइस पर टोटल क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, ज्यादा होगी। इस तरीके से आपके ये जो दो डिमांड कर्व होते हैं, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड, ठीक है। फर्क कुछ नहीं है, बनाने का तरीका सेम है, सिर्फ ये है कि दोनों में क्वांटिटी अलग अलग होगी सेम प्राइस पर, तो एक थोड़ा शार्प बनेगा और एक थोड़ा स्टीपर बनेगा। दैट्स ऑल। अब मैं इसके बाद आपको बताने जा रहा हूं अगली वीडियो में आगे की चीज, जो मार्केट डिमांड लॉ है उससे रिलेटेड, डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो है, डिमांड फंक्शन क्या चीज होती है, डिमांड का लॉ जो है वो क्यों एप्लीकेबल होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो अभी हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू the factors that affects the demand or determinants of the demand or the factors affecting the demand। मतलब वो चीजें जो डिमांड को निर्धारित करती हैं या फिक्स करती हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जो डिमांड को अफेक्ट करती है, मतलब या तो डिमांड बढ़ जाएगी या कम हो जाती है, उन कारणों को हम यहाँ पर जान रहे हैं। तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक वो फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं और वो फैक्टर्स हैं जो टोटलिटी में मतलब मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न दीज फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता रहा हूं ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं उसकी खुद की प्राइस जो होती है वो डिमांड को अफेक्ट करती है, मतलब उसकी खुद की प्राइस उसकी डिमांड के लिए इंपॉर्टेंट होती है। If the price is much more, then demand will be much less. Just like we can say कि हमारे यहाँ बहुत सारी कारें आती हैं, बहुत सारी कंपनीज कारें बना रही हैं। जो कम प्राइस की कारें हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और जो बहुत ज्यादा प्राइस की हैं उनकी डिमांड बहुत कम है। सिंपल सी चीज है कि जिनकी प्राइस बहुत ज्यादा है उनको अफोर्ड करने वाले कम लोग हैं, मतलब लोगों की इनकम इतनी नहीं है कि हर आदमी उसको अफोर्ड कर सके, ठीक है। जबकि कम रेंज की जो कारें हैं उसको ज्यादा लोग अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उस रेंज में ज्यादा लोग आ रहे हैं। तो इस तरीके से किसी भी चीज की खुद की प्राइस जो होती है वो उसकी क्वांटिटी या फिर उसकी डिमांड को डिटरमाइन करती है कि उसकी डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सप्लीमेंट्री या अपन ये कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री जो कि मतलब होता है कि साथ साथ यूज करना। तो अपन कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं दे आर द गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, जो साथ साथ आपको यूज करने होते हैं। जैसे अगर आपके पास कार है या व्हीकल है तो पेट्रोल आपको यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाएगा। अगर आप ब्रेड लेकर आ रहे हैं तो नॉर्मली माना जाता है कि आप बटर भी यूज करेंगे क्योंकि बिना बटर के ब्रेड आप नहीं खा पाते हैं। तो इस तरीके से जो गुड्स साथ साथ कंज्यूम किए जा सकते हैं इंडिविजुअली, जिनको कंज्यूम नहीं किया जाता है नॉर्मली, वो कहलाते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और दूसरे होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट का गुड्स का मतलब होता है द गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर गुड्स,
जिनको हम अल्टरनेट में यूज कर सकते हैं, इसकी जगह इसको या इसकी जगह इसको, जस्ट लाइक कोक एंड पेप्सी। ठीक है, कि अगर हमें कोक या पेप्सी कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा हो रही है तो अगर कोक अवेलेबल होता है तो हम कोक को यूज कर लेते हैं, और अगर कोक अवेलेबल नहीं होता है तो हम पेप्सी से काम चला लेते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के केस में होता है कि चाय या कॉफी, दोनों में से उनको जो भी मिल जाए वो चल जाता है। मतलब चाय का अल्टरनेट कॉफी है, कॉफी का अल्टरनेट चाय उनके लिए है, राइट। तो ये कहलाते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स या सप्लीमेंट्री गुड्स, जिसको हम अल्टरनेटिवली इसकी जगह उसको या उसकी जगह इसको यूज कर सकते हैं। दीज आर सम एग्जांपल्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिनको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स में या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो गुड्स होते हैं हमारी कमोडिटी से रिलेटेड है, तो हमारी कमोडिटी की के साथ साथ उनको यूज किया जा सकता है या सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज किया जाता है। तो उनकी जो प्राइसेस होती हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो प्राइसेस होती हैं, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ द गुड्स इन अवर स्टडी। ठीक है, जस्ट लाइक कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, ठीक है, तो जो ऑटोमोबाइल्स व्हीकल हैं उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक चीज महंगी हो गई है, तो अगर आप गाड़ी खरीदेंगे, गाड़ी को यूज करेंगे, तो यू विल हैव टू स्पेंड मोर मनी ऑन पेट्रोल। तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल के प्राइस अगर कम बढ़ते हैं तो गाड़ियों की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये होता है कि जब आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिस डायरेक्शन में उसकी प्राइस जाती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे वाले गुड्स की डिमांड जाती है। ठीक है, जैसे अगर इंक पेन की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, इंक की अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो इंक पेन की डिमांड कम हो जाएगी, उसकी जगह आप रिफिल पेन, जो बॉल पेन होते हैं उसको यूज करना शुरू कर देंगे, जो जेल पेन होते हैं उसको यूज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, जैसे अगर अपन एग्जांपल लें तो कोक एंड पेप्सी, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। तो अगर कोक की प्राइस बढ़ जाएगी तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, बिकॉज क्योंकि अगर कोक की प्राइस बढ़ चुकी है, मतलब बढ़ा दी गई है, तो एज कंपेयर टू कोक की प्राइस जो पेप्सी की प्राइस है वो आपको कम लग रही है, तो आप पेप्सी की डिमांड बढ़ा देंगे। यू कैन बाय मोर क्वांटिटी ऑफ पेप्सी। तो यहां पर एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है। दोनों में डिफरेंस समझना है आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जब एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे वाली गुड्स की डिमांड कम हो रही है, जबकि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड साथ में बढ़ती है। तो ये इफेक्ट आता है कि अगर हमारे रिलेटेड गुड्स की प्राइस में कोई भी चेंज आता है तो उससे जिस पर्टिकुलर कमोडिटी की बात हम कर रहे हैं उसकी डिमांड पर उसका इफेक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सिंपल सी चीज है कि कंज्यूमर जो होता है वो मार्केट में जाके डिमांड क्रिएट करता है। अब उसकी अगर इनकम बढ़ती है तो ही कैन डिमांड मोर, मतलब उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, और अगर उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है तो उसकी तरफ से ज्यादा डिमांड जनरेट होगी, और अगर उसकी इनकम कम हो जाती है तो ही कैन स्पेंड लेस, तो ऑटोमेटिकली उसको अपनी डिमांड में क्या करना पड़ेगा, कट शॉर्ट करना पड़ेगा, मतलब कमी करनी पड़ेगी। ये बहुत ही जनरल एग्जांपल है और बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जैसे अगर हम बात करें कि रिसेंटली कोरोना में लोगों की जॉब चली गई, ठीक है, उनके सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गए, तो उनकी तरफ से डिमांड्स भी बहुत कम हो गई। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं था कि वो फालतू की चीजों के ऊपर खर्च कर सके। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड उन्होंने कपड़ों की डिमांड नहीं की या ऐसी कोई चीज की डिमांड नहीं की जो एक्स्ट्रा थी, मतलब फोकट थी, जिसका कोई यूज उनके लिए नहीं था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खाने की चीज की डिमांड की, क्योंकि उसके बिना सर्वाइव करना मुश्किल है। तो सिंपल सी चीज है कि जब आपकी इनकम कम हो जाती है तो जो वेस्टेज है, मतलब जो फोकट की डिमांड है या जिनकी यूटिलिटी इतनी नहीं है, उन सब चीजों की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है तो आप एक्स्ट्रा चीजों की, मतलब अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और एक्स्ट्रा कंफर्ट्स की चीजें, लग्जरी की चीजें पर आप खर्च करना शुरू कर देते हैं, तो उन चीजों की डिमांड बढ़ने लगती है। तो सिंपल सा अगर अपन कहें तो यह है कि कंज्यूमर की जो इनकम होती है, ठीक है, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ मार्केट या इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, अगर उसकी इनकम कम हो रही है, डिमांड कम हो जाएंगी। अगर उसकी इनकम बढ़ रही है तो ही कैन स्पेंड मोर, ही विल जनरेट मोर डिमांड। ओके, उसके बाद आते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर।
आप यहां पर होते हैं कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर किस चीज को प्रिफर करता है, उसकी प्राइस में जो चेंज आता है तो उसके कारण डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। और अगर वो उस चीज का एडिक्ट हो जाता है तो प्राइस में कितना भी चेंज आए, कुछ भी आए, लेकिन उसकी डिमांड चेंज नहीं होगी। तो आप किस चीज को प्रेफर करते हैं ये डिपेंड करता है, उसकी डिमांड आपके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। उसके बाद आते हैं एक्सपेक्टेड चेंज इन फ्यूचर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर चीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन देखते हैं कि इन फ्यूचर उसकी प्राइस में क्या चेंज आने की संभावना है, एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है। तो अगर हमको लगता है कि उसकी प्राइस इन फ्यूचर हाई होने वाली है, ठीक है, तो प्रेजेंट में उसकी डिमांड ऑल्दो कि दे आर गोइंग एट हायर साइड, बट स्टिल हमको मालूम है कि वो उससे भी ऊंची रेंज पर जाएगा या उससे भी और ऊंची प्राइस पर चला जाएगा, तो स्टिल हमारी डिमांड क्या होगी, उसकी बढ़ती चली जाएगी। वी विल बाय मोर एंड मोर क्वांटिटी इन प्रेजेंट, लेकिन इफ वी फील और वी एक्सपेक्ट दैट द प्राइस विल कम डाउन इन नियर फ्यूचर, तो वी विल स्टॉप द परचेजिंग एट दिस टाइम। इंस्टेंटली हम उसको परचेज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम आगे आने वाले टाइम में जब उसकी प्राइस कम हो जाएगी तब हम उसको परचेज करेंगे। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इन प्राइस जो भी चेंज होने वाला है उसके ऊपर भी डिमांड इफेक्ट होती है। बहुत सिंपल सी और बहुत ही जनरल चीजें हैं जो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड कि ये बिल्कुल चीजें सही हैं, रियल लाइफ में ये एप्लीकेबल होती हैं। बीइंग कंज्यूमर आप भी ऐसा करते हैं कि अगर आपको लगता है कि मार्केट में कोई बुक खत्म होने वाली है और या फिर ये है कि जो नई बुक आने वाली है उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो अभी मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है आप उसको इंस्टेंटली परचेज करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो बुक्स खत्म हो गई तो आपको जो नई बुक आएगी ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ेगी, तो आप अभी ही उसको खरीदने की कोशिश करेंगे और इंस्टेंटली जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे मार्केट में पहुंच जाएंगे उस बुक को खरीदने के लिए। और अगर आपको लगता है कि ये बुक इन फ्यूचर सस्ती होने वाली है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे रही है और गवर्नमेंट सब्सिडी का फायदा स्टूडेंट को मिलेगा, प्राइस कम हो जाएगी, तो आप अभी मार्केट में जाके बुक को नहीं खरीदेंगे। यू विल वेट कि जब उसकी प्राइस कम हो जाएगी देन यू विल गो टू द मार्केट टू परचेज दैट बुक। तो सिंपल सी चीज है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या कहती है इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द फ्यूचर, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डिमांड को एडजस्ट करते हैं और उसका इफेक्ट टोटल डिमांड पर भी आता है। इस तरीके से ये हमारे 5 फैक्टर्स हैं जो एक इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, राइट। अब इसी के साथ हम आते हैं मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड अभी हम पढ़ चुके थे कि इंडिविजुअल डिमांड इज द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कंज्यूमर और मार्केट डिमांड का मतलब होता है डिमांड ऑफ द डिफरेंट कंज्यूमर्स अवेलेबल इन द मार्केट, उन सबका समअप होता है। तो यहां पर इंडिविजुअल की डिमांड बनके क्या बन जाती है, मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले जितने फैक्टर्स हैं वो तो सारे फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। इन एडिशन टू दैट देयर आर सम मोर फैक्टर्स विच आर इंक्लूडेड हियर। तो यहां पे मैंने सबसे पहले लिखा है फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, मतलब आपको ये सारे फैक्टर्स तो कंसीडर करने ही हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इन एडिशन टू दैट यहां पे 3 चीजें और लिखी है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज का मतलब होता है पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है या कम हो रही है। एज द पॉपुलेशन ग्रोज अप, ठीक है, तो क्या होगा कि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी हर एक की कुछ ना कुछ डिमांड मार्केट में जनरेट होगी। तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ेगी और अगर पॉपुलेशन कम हो रही है तो डिमांड कम होती जाएगी। ये लॉजिकल चीज है। इसके साथ में आते हैं हम कंपोजिशन ऑफ पीपुल, कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें कंपोजिशन ऑफ पीपुल कैसा है, मतलब उसमें किस किस तरह के लोग हैं। अपन उसको एज वाइज कह सकते हैं, उसको जेंडर वाइज कह सकते हैं, उसको कास्ट वाइज कह सकते हैं, उसको अपन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो उस कंपोजिशन के अकॉर्डिंग भी डिमांड हमारी क्या होती है, अफेक्ट होती है। जैसे एट प्रेजेंट इंडिया की जो पॉपुलेशन है दैट इज द यंग पॉपुलेशन, तो हमारे यहां उसके अकॉर्डिंग फास्ट फूड की डिमांड बहुत बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर जब यही पॉपुलेशन ओल्ड एज में जाएगी तो ओल्ड एज में फास्ट फूड को पचाना पॉसिबल नहीं होता है, तो फ्यूचर में ये डिमांड क्या हो जाएगी, फास्ट फूड की डिमांड संभावना है कि वो कम होती चली जाएगी। देयर इज पॉसिबिलिटी कि डिमांड विल कम डाउन बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन विल बिकम ओल्ड। ऑफ कोर्स कि नए लोग भी आएंगे, नए बच्चे भी आएंगे, ठीक है, लेकिन जब तक वो इस एज में आएंगे तब तक ये उससे पहले ये पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड हो चुकी होगी।
ओके, तो कंपोजिशन के अकॉर्डिंग होगा कि आपकी पॉपुलेशन में ओल्ड एज के लोग ज्यादा हैं, यंग एज के लोग ज्यादा हैं, बच्चे ज्यादा हैं, लेडीज ज्यादा हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, लिटरेट पर्सन ज्यादा हैं, इलिटरेट पर्सन ज्यादा हैं, मैरिड ज्यादा हैं, अनमैरिड ज्यादा हैं। इस तरीके से जो वेरिएशन होते हैं, मतलब कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट चीजों की डिमांड भी अफेक्ट उसी के अकॉर्डिंग होती है। उसके बाद हम आते हैं सीजन्स एंड वेदर। सीजन और वेदर ये सब समय की बातें हैं कि समय के साथ साथ हर चीज की डिमांड भी कम और ज्यादा होती रहती है। जस्ट लाइक कि समर सीजन में विंटर क्लोथ की डिमांड नहीं हो सकती है, जबकि विंटर सीजन में समर क्लोथ की डिमांड नहीं होती है। तो यहां पर जैसे ही सीजन चेंज होता है तो डिमांड पैटर्न भी चेंज हो जाता है। जैसे अगर सर्दियां बढ़ जाती हैं ऑल ऑफ सडन, बीइंग प्रैक्टिकल, अगर आप देखते हैं, अगर आप इंदौर में ही रहने वाले हैं और आप ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही नवंबर में ठंड गिरना शुरू होती है तो डिमांड थोड़ी थोड़ी बढ़ती है और बहुत ज्यादा लोग स्वेटर्स नहीं खरीदते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ कुछ एरियाज में तिब्बती लोग वूलन क्लोथ्स की दुकानें खोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक दिन पानी गिर जाए, उसके बाद अचानक ठंड बढ़ जाए तो तिब्बती मार्केट में पांव रखने की जगह नहीं मिलती है। कारण कि अचानक वेदर चेंज हुआ और उसके कारण वूलन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ गई और 2 दिन बाद जब वापस गर्मी हो जाती है तो वापस से वहां पे भीड़ कम हो जाती है। तो वेदर और सीजन जो होते हैं वो डिमांड को अफेक्ट करते हैं टोटलिटी में, इंडिविजुअल कस्टमर को नहीं। ये टोटलिटी में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हर कंट्री में हर तरह के लोग रहते हैं, गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, पुअर क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है और रिच क्लास है और अपर रिच क्लास भी अपन कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हम अकॉर्डिंग टू इनकम कर सकते हैं। तो इनकम जो होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि हमारे यहाँ सभी लोग इनकम जनरेट करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की इनकम बहुत ज्यादा होती है और कुछ लोगों की इनकम बहुत कम होती है। अगर ये इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो जाए, मतलब ये कि सभी की इनकम एक जैसी होगी, तो डिमांड पैटर्न बहुत अलग होगा। लेकिन अगर इनकम बहुत ही अनइक्वल होगी तो डिमांड पैटर्न भी क्या होंगे, बहुत अलग अलग होंगे। तो यहां पर जो चीज है वो ये कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऊपर डिमांड पैटर्न डिपेंड करता है कि किस चीज की डिमांड ज्यादा होगी और किस चीज की डिमांड कम होगी। अगर हमारे यहाँ सारे लोग रिच हो जाएंगे तो ऑब्वियसली कि हमारे कंफर्ट और लग्जरी चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर सारे लोग ही पुअर होंगे तो ऑब्वियसली कारों की डिमांड कोई नहीं करेगा। ठीक है, लग्जरी चीजों की डिमांड कोई नहीं करेगा और टोटलिटी में जो डिमांड होगी वो नेसेसिटीज चीजों की होगी जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि टोटलिटी में डिमांड, जिसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, सीजन एंड वेदर के ऊपर डिपेंड करती है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। इन एडिशन टू दैट ये सारे फैक्टर्स भी इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जिसमें हमारी डिमांड उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होती है या वेरिएट होती है, कम या ज्यादा होती है। नाउ आई एम कमिंग टू explain you law of demand. It is simply a relationship between the price and demand. ठीक है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप होती है इट इज द इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, प्राइस का डायरेक्शन और डिमांड का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट चले गए। इफ द प्राइस विल गो अप, डिमांड विल कम डाउन, और इफ द प्राइस कम डाउन, डिमांड विल गो अप। ठीक है, ये एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है इट स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स मींस अपोजिट। ठीक है, तो इट स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी डिमांडेड और उसकी प्राइस दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे की तरफ आएगा, या फिर एक नीचे की तरफ आएगा तो दूसरा ऊपर की तरफ जाएगा। यह है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। ये प्रैक्टिकल लॉ है जो आपको रियल लाइफ में दिखाई देता है कि जब किसी चीज की प्राइस ज्यादा होती है तो डिमांड कम होती है, और जब प्राइस नीचे गिरने लगती है तो डिमांड ऊपर जाने लगती है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, बट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि यहां पर इस जो डेफिनेशन है इसमें एक और चीज है, वो ये है कि हम जब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की तो सिर्फ हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं। बाकी जो फैक्टर्स होते हैं जितने यहां पर दे रखे हैं,
ठीक है, अदर देन प्राइस यू हैव टू कीप देम कांस्टेंट। मतलब ये कि जब लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो हम रिलेशनशिप सिर्फ बनाएंगे किस किस के बीच में, एक तो क्वांटिटी डिमांडेड, दूसरा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बाकी जो फैक्टर्स हैं उसको मान के चला जाएगा कि दे विल रिमेन कांस्टेंट, उनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर उनमें कोई में भी चेंज आया तो लॉ ऑफ डिमांड विल फेल, वो वहां पे फेल हो सकता है, अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे अगर प्राइस बढ़ती है किसी चीज की, ठीक है, और साथ में आपकी उसी प्रोपोर्शन में इनकम भी बढ़ जाती है, इसका मतलब ये कि आपकी प्राइस के साथ साथ आपकी परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है, तो यू विल नॉट रिड्यूस द डिमांड, डिमांड विल कांस्टेंट। डिमांड वहीं की वहीं रहने वाली है। क्यों? क्योंकि जितनी प्राइस बढ़ी है उतनी ही आपकी परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई है, राइट? तो डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरा, इफ यू बिकम द हैबिचुअल ऑफ दैट कमोडिटी, जैसे बात करें अपन सिगरेट पीने वालों की, दारू पीने वालों की। सिगरेट पीने वाले को एडिक्ट हो जाता है, दारू पीने वाला एडिक्ट हो जाता है। अब सरकार उस पर कितना भी टैक्स लगा दे, ठीक है, लेकिन वो डिमांड को कम नहीं कर सकते हैं। ये आपने कोरोना के टाइम में देखा है कि जब सरकार ने कोरोना के लॉकडाउन में बीच में थोड़े टाइम के बाद जैसे ही उन्होंने शराब के ठेके ओपन किए, एंड यू फाइंड कि लोग ऐसे लाइन में लगे और ऐसी लूटपाट मची जैसे कि कोई अमृत बट रहा हो, मतलब देवर एडिक्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा जो कालाबाजारी हुई है अभी, वो किस चीज की हुई है? गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट और शराब। बिकॉज ऑफ, क्योंकि लोग इनके एडिक्ट हो जाते हैं एंड प्राइस बिकम इमटेरियल फॉर देम, ठीक है। तो यहां पर प्राइस का इफेक्ट डिमांड पर नहीं आता है, बिकॉज यू बिकम एडिक्ट। तो यहां पर इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि ये जो कुछ चीजें हैं वो वहां पर कांस्टेंट रहेगी, मतलब उन चीजों में कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है, तो ही प्राइस का इफेक्ट आएगा, अदरवाइज डिमांड के ऊपर प्राइस का इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैव द इनवर्स रिलेशनशिप इफ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। बाकी के फैक्टर अगर चेंज होते चले जाएंगे तो आपका डिमांड लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, अब फैक्ट्स ऑफ लॉ, ये जो लॉ है इसके कुछ फैक्ट्स जो यहां पे निकाले गए हैं उनके बारे में बता रहा हूं। इनवर्स रिलेशनशिप है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, ठीक है। क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। अब ये जो लॉ है ये क्वालिटेटिव है, मतलब ये इस चीज को बता रहा है कि प्राइस चेंज का डिमांड पर इफेक्ट आएगा, बट ये मैग्नीट्यूड को नहीं बताता है, मतलब ये नहीं बताता है कि इफेक्ट कितना आएगा, मतलब क्वांटिफाई नहीं करता है। सिर्फ ये बताएगा कि इफ देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी देन डेफिनेटली देयर विल बी चेंज 99.99% एक्सेप्ट सर्टेन केसेस, 99.99% केसेस डिमांड विल चेंज अकॉर्डिंग टू प्राइस, ठीक है। बट हाउ मच चेंज, ये ऐसा क्वांटिफिकेशन नहीं करता है, मतलब एक मैग्नीट्यूड नहीं बताता है कि प्राइस अगर 10% बढ़ेगी तो डिमांड पर कितना इफेक्ट आएगा, या प्राइस अगर 50% बढ़ेगी तो डिमांड पर क्या इफेक्ट आएगा, या प्राइस कम होगी तो डिमांड पर कितना इफेक्ट आएगा। ये सिर्फ एक क्वालिटी मेजरमेंट है कि प्राइस में अगर चेंज होगा डिमांड डेफिनेटली चेंज होगी, बट कितनी चेंज होगी ये लॉ इस चीज को नहीं कहता है, ठीक है। तीसरी चीज जो है वो है लॉ इज वन साइडेड। हम जो इस लॉ में पढ़ने की बात करेंगे या हम जो इस लॉ को अप्लाई करेंगे या हम इस लॉ के बारे में जो जानेंगे वो सिर्फ इस चीज को पढ़ा जाएगा कि प्राइस का इफेक्ट डिमांड के ऊपर आएगा, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है, डिमांड का इफेक्ट प्राइस पर आएगा, हम लॉ में इस चीज को नहीं पढ़ेंगे। मतलब ये कि ये लॉ सिर्फ एक्सप्रेस करता है कि इफ देयर इज चेंज इन प्राइस देन डिमांड विल अफेक्ट, ठीक है। बट हम इस चीज को नहीं पढ़ रहे हैं इसमें कि इफ देयर इज चेंज इन डिमांड हाउ द प्राइस विल चेंज। डेफिनेटली कि अगर डिमांड चेंज होती है तो प्राइस चेंज होती है, लेकिन हम इस लॉ के अकॉर्डिंग इस चीज को स्टडी नहीं करते, हम इसको सिर्फ वन साइडेड मान के चलते हैं कि प्राइस का इफेक्ट डिमांड पर आता है, डिमांड का इफेक्ट प्राइस पर नहीं आता है। ऑल्दो आई नो वेरी वेल कि डिमांड का इफेक्ट भी प्राइस के ऊपर आता है, कि अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है और अवेलेबिलिटी कम होती है तो डेफिनेटली जो सेलर है उसकी प्राइस को क्या करता है, बढ़ा देता है, मीन्स डिमांड इज ऑल्सो अफेक्टिंग द प्राइस। बट हमें जो यहां स्टडी करनी है वो क्या है कि प्राइस का डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट
आएगा, क्योंकि हम नॉट एज ए कंज्यूमर, हम एज ए प्रोड्यूसर बात कर रहे हैं कि अगर प्राइस को हम चेंज करते हैं तो हमारी डिमांड पर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, डिमांड का प्राइस पर जो इफेक्ट आता है वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाली चीज है। बट बीइंग प्रोड्यूसर हम जो चीज बात करते हैं वो ये है कि अगर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस को थोड़ा भी वेरिएट करता है तो हाउ द डिमांड विल चेंज। ठीक है, और कंज्यूमर जो भी प्राइस होगी कंज्यूमर को तो उस पर या तो खरीदना है या नहीं खरीदना है, ये उसका डिसीजन प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये लॉ जो है इसको हम कहते हैं वन साइडेड, कि ये एक डायरेक्शन से दूसरे की तरफ जाता है लेकिन रिवर्स में हम उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिमांड है। ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद रखनी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है थ्योरी का। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे।